नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं करण चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर फौजी पर। आज के इस क्लास में हम देखेंगे, जैसे कि हम देख रहे हैं हमारी क्लास के अंदर जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो प्रैक्टिस क्लासेस चल रही है मिक्स के अंदर जीके जीएस की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। हमारे एयरफोर्स नेवी आईसीजी की जो इम्पोर्टेंट क्लासेज हैं जो आपके एग्ज़ाम में 2026 के अंदर आने वाली जितने भी ये एयरफोर्स नेवी आईसीजी का एग्ज़ाम है उसके लिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन बटन को दबा लो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हमने इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारा टेलीग्राम चैनल दे दिया है। आप उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ के इस क्लास की पीडीएफ वहाँ से देख सकते हो और अपने क्वेश्चन आगे आप रिपीट कर सकते हो, याद कर सकते हो एक बार। तो ये क्लास आज हमारी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। जैसे कि हमने पहले 4 क्लासों के अंदर क्वेश्चन किए हैं, आज की इस क्लास में हम करेंगे कुल मिला के 50 क्वेश्चन की चर्चा। आज इस क्लास के अंदर करेंगे, 50 क्वेश्चन को फोड़ेंगे आज। अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन को दबा दो और पूरी क्लास देखने के बाद बताना कि क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलो आज की हम इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की हमारी इस क्लास का जो सबसे पहला प्रश्न है वह क्या है? हमारी क्लास का जो सबसे पहला प्रश्न है वह है, भारत में श्वेत क्रांति का जो जनक है वह किसे कहा जाता है? भारत में जो श्वेत क्रांति है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताओगे। जो श्वेत क्रांति है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो श्वेत क्रांति दूध के लिए, दुग्ध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होती है। किसके लिए? तो दुग्ध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? MS स्वामीनाथन, वर्जिस कुरियन या नॉर्म बोरलॉग या हीरालाल चौधरी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि वर्गीज कुरियन इसका राइट आंसर। वर्गीज कुरियन को ही क्या कहा जाता है? श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। किसको? तो श्वेत क्रांति का जो जनक है वर्गीज कुरियन को कहा गया। किसको? तो हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा बी, यानी कि हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर क्या लगाया? तो 20 का हमारा यहाँ पे होगा राइट आंसर। इसी प्रकार देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या दे रखा है कि जो टीआरएस है, यानी कि टीआरएस यानी आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है, यानी कि हमारे जो आंसू होते हैं उसके अंदर किस प्रकार का पदार्थ पाया जाता है? सामान्य नमक के समान जैसे NaCl, या फिर समुद्र के पानी के जैसे, या फिर स्टार्च की तरह, या ग्लूकोज की तरह। तो जो हमारे आंसुओं का जो कौन सा पदार्थ घुला रहता है हमारे आंसुओं के अंदर, तो कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सामान्य नमक। जैसे कि वह हमको कुछ खट्टा मीठा लगता है, हल्का क्षारीय तरफ में होता है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, वह होगा आंसुओं का तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सामान्य नमक। सामान्य नमक के जैसे हमारा क्या होता है? आंसू में पदार्थ पाया जाता है। अब अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 है कि वायुमंडल की जो सबसे निचली परत कौन सी है, या क्या कहते हैं? सबसे निचली जो परत है उसे क्या कहते हैं? समताप मंडल कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं, आयन मंडल कहते हैं, मध्य मंडल कहते हैं, क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? इसको स्टेट्रोस्पेयर कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, इनोसोस्फेयर कहते हैं, या मिसोस्फेयर कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ हमारा जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे राइट आंसर होगा वह होगा बी, यानी कि सौर मंडल। किसको? वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। जैसे कि मैंने पहले क्लास के अंदर बता रखा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका बी हमने राइट आंसर बताया। किसका? क्वेश्चन नंबर 3 का। इसी प्रकार अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है कि जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है, कौन सा पुरस्कार? जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है
वह किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में, या फिर वीरता के क्षेत्र में? तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वह दिया जाता है खेल परीक्षण में। किसमें? खेल परीक्षण के अंदर दिया जाने वाला जो पुरस्कार है वह कौन सा है? तो वह द्रोणाचार्य है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे राइट आंसर क्या रहा? इसका राइट आंसर नंबर रहा हमारा सी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखेंगे, क्या देखेंगे? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड की ग्रंथि है, यकृत है, अग्नाशय है, या आमाशय है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह कौन सी है? तो वह यकृत है। कौन सी है? तो वह लीवर होती है। क्या होती है? लीवर होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। अगर आपसे पूछ ले मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, अगर सबसे बड़ी हड्डी पूछ ले, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? एक मिनट, इसका तो हम यहाँ पे बताते हैं यकृत। कौन सी? सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में। अगर सबसे बड़ी क्या पूछ ले, ग्रंथि की जगह पूछ ले अगर हड्डी, तो किस कौन सी है? तो वह फीमर की हड्डी है। कौन सी है? फीमर, जो कहाँ पाई जाती है? जांघ के अंदर पाई जाने वाली। और जो सबसे छोटी हड्डी है, तो सबसे छोटी हड्डी, छोटी हड्डी कौन सी है? तो वह स्टेपीज है। जो कहाँ पाई जाती है? स्टेपीज। स्टेपीज होती है वह कान के अंदर पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी है मानव शरीर की। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे राइट आंसर रहा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे इसका राइट आंसर रहा लीवर। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, एकदम इजी। जैसे कि भारत का जो संविधान है वह कब लागू हुआ था? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1950। तो भारत का जो संविधान है वह कब लागू हुआ? तो संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 के अंदर। कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे राइट आंसर सी होगा। तो हमारे 6 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। तो सी इसका हमारा यहाँ पे राइट है आंसर होगा। इसी प्रकार हम चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इन्हें रिकेट्स किस बीमारी, मतलब कि जो रिकेट्स नामक जो रोग होता है वह कौन सी बीमारी, किस विटामिन की कमी से होता है? जो रिकेट्स नामक जो बीमारी होती है वह किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की, विटामिन बी की, विटामिन सी की, या विटामिन डी की? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या दे रखा है? जो रिकेट्स नामक की जो बीमारी होती है वह किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो वह होती है किसके कारण? तो वह विटामिन डी की कमी के कारण होती है। कौन सी? रिकेट्स। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रंधोदी। रंधोदी का मतलब रात को दिखाई नहीं देना। रंधोदी का मतलब रात को दिखाई नहीं देना। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है बेरी बेरी नामक रोग, जिसे बेरी बेरी नामक रोग कहते हैं, वह विटामिन बी की कमी से होता है। और विटामिन सी का जो क्या कारण है? विटामिन सी की कमी से होने वाला जो रोग होता है वह होता है मसूड़ों से क्या आना? खून का आना। मसूड़ों से खून आता है तो वह विटामिन सी की कमी से आता है। किसकी कमी से? विटामिन सी के। और जो रिकेट्स नामक जो रोग होता है वह किसके कारण होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है। इसी प्रकार हमने क्या बताया? हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा डी इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है? जो कर्क रेखा है वह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जो कर्क रेखा है जो वो भारत के कितने राज्यों से, मान लो इसे हमारा कोई इंडिया का ऐसा मैप मान लो, इंडिया का तो नहीं बना देते हैं कुछ इस प्रकार, मान लो हमारे इंडिया का, ये लो हमने बना दिया। हम कुछ भी बना सकते हैं। ये लो हमारे इंडिया का ऐसा मान लो
हमारा इंडिया माना गया समेप है। तो इसके अंदर जो कर्क रेखा है वह कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो वह कितने से गुजरती है, 6 से, 7 से, 8 से या 9 से। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो वह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो वह 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो आप कौन कौन से बताओगे, वो 8 राज्य कौन कौन से हैं। तो इसको याद करने की जो ट्रिक बता रखी है मैंने क्लास के अंदर, जैसे कि मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। जैसे कि मिजोरम, मिसे हो जाएगा मिजोरम। तो हमारे यहाँ पे जो 8 है वो कौन कौन से, मिजोरम। त्रै से हो जाएगा त्रिपुरा, पै से पश्चिम बंगाल, ग से गुजरात, म से एमपी, छ से छत्तीसगढ़, 1 2 3 4 5, झ से झारखंड, और ये 7 हो गया, और 8 से राजस्थान। तो ऐसे कुल 8 राज्यों से होकर क्या गुजरती है, तो 8 राज्यों से हमारी जो कर्क रेखा है वह कितने राज्यों से, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो वह उसको याद करने की जो शानदार सी जो ट्रिक है वो मैंने बता दी, मित्र पर गमछा झार। इस ट्रिक से आप उन 8 राज्यों को याद कर सकते हो। वह 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो मैंने यहाँ बता दिया वह 8 राज्य कौन से हैं। जैसे मित्र पर गमछा झार की इस ट्रिक से हमने क्या देखा, जब मी से मिजोरम हो जाएगा, त्रै से त्रिपुरा हो जाएगा, पर से पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ग से गुजरात, म से एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान। इसी प्रकार हमने इसका राइट आंसर एक बार लगा देते हैं यार। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या दे रखा है, डायनामाइट के आविष्कार कौन है। डायनामाइट के जो आविष्कार कौन है, आइंस्टीन, न्यूटन, अल्फ्रेड नोबल या मेडल क्यूरी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर वह क्या होगा, जो डायनामाइट है उसका जो कौन आविष्कारक है वो कौन है, तो वह अल्फ्रेड नोबल। तो कौन है इसका, सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, अल्फ्रेड नोबल। ऐसे क्वेश्चन मैंने एग्जाम इसके नहीं कराए होंगे क्लास में, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा। अल्फ्रेड नोबल यहाँ पे इसका मैंने बता दिया राइट आंसर। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, ध्वनि किसमें यात्रा नहीं कर सकती, ठोस, द्रव्य, गैस या निर्वात। तो साउंड जो किसमें यात्रा कर नहीं सकती, किसमें ध्वनि गति नहीं कर सकती, तो किसमें ध्वनि नहीं कर सकती, तो वह वैक्यूम के अंदर, निर्वात में ध्वनि गति नहीं कर सकती, जबकि वह ठोस के अंदर, और ठोस में सबसे ज़्यादा किसमें होती है, तो वह इस्पात के अंदर, इस्पात के अंदर सबसे ज़्यादा गति करती है कौन, ध्वनि। द्रव्य के अंदर, गैस के अंदर, इन तीनों के अंदर, ठोस, द्रव्य, गैस, तीनों के अंदर जो ध्वनि है वह गति कर सकती है, जबकि निर्वात में, वैक्यूम में ध्वनि गति नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती, गति नहीं कर सकती। अगर पूछा जाए कि ध्वनि की जो चाल है वह सबसे ज़्यादा किस पदार्थों में हो जाती है, तो वह ठोस पदार्थों में। अगर ठोस में इस्पात दिया हो ऑप्शन में तो वह राइट आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे लगा देते हैं डी, यानी कि निर्वात यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से या बैडमिंटन से। तो भाई साहब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पे राइट आंसर। जैसे कि बैडमिंटन से हम ट्रिक लगा सकते हैं, बेड पर नारंगी चड्डा, बेड पर नारंगी चड्डा, यानी कि बैडमिंटन में हमें किन किन जो कौन से हमें ट्रॉफी दी जाती है, तो कौन सी ट्रॉफी या फिर कौन सा कप दिया जाता है, जो बैडमिंटन के अंदर हमें दिया जाता है। एक तो नारंगी कप, कौन सा, नारंगी कप, ये कप का नाम नारंगी है, और एक चड्डा कप, ये से 2 कप दिए जाते हैं, यानी कि बेड पर नारंगी चड्डा, चड्डा कप, ये 2 कप किसके अंदर दिए जाते हैं, तो ये बैडमिंटन के अंदर दिए जाते हैं। लेकिन हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पे राइट आंसर होगा फुटबॉल, यानी कि इसकी भी मैं एक ट्रिक बता देता हूँ और आपको। जैसे कि नेहरू
संतोष सुबह, यानी कि हमारे मारवाड़ी तरीके से मैंने बनाई है इसकी ट्रिक। जैसे कि नेहरू, इसके अंदर भी फुटबॉल में दिए जाने वाले जो इम्पोर्टेंट है, जो आपकी क्या है ट्रॉफी है, जो कैप है, वो कौन कौन से दिए जाते हैं। जैसे कि मैंने इसके अंदर बनाई नेहरू संतोष सुबह की रोए फुटबॉल खेलने के लिए। तो ऐसे मैंने खुद बनाई है इस ट्रिक को याद करने के लिए। जैसे कि हम फुटबॉल के अंदर किस प्रकार का कप, जैसे नेहरू कप, जो नेहरू कप है वह किसके अंदर, वह फुटबॉल के अंदर नेहरू कप, जो नेहरू कप है वह फुटबॉल के अंदर दिया जाता है। जो संतोष ट्रॉफी है, जो संतोष ट्रॉफी है वह किसके अंदर, तो वह भी फुटबॉल के अंदर दी जाती है, जो संतोष ट्रॉफी। और जो सुभोद्रो कप, कौन सा, सुभोद्रो कप, जो सुभोद्रो कप है वह भी किसके अंदर, तो वह भी फुटबॉल के अंदर दी जाने वाली एक प्रकार की ट्रॉफी है, कप है। और जो रोवर्स कप है, रोवर्स कप या फिर ट्रॉफी, जो किसके अंदर जाता है, तो वो भी फुटबॉल के अंदर दी जाती है। ऐसी मैंने ये खुद अपने आप से ट्रिक बनाई है याद करने के लिए। तो ऐसे आप भी इसको लिख सकते हो अपनी कॉपी के अंदर, ट्रिक को याद कर सकते हो। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पर राइट आंसर सी हो गया। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या देखेंगे, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष, आयरन मैन के नाम से हम किसे जानते हैं भारत का, महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, बाल गंगाधर तिलक को। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, किसको हम आयरन मैन के नाम से जानते हैं, तो वह हम जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम किस नाम से जानते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम जानते हैं किससे, लौह पुरुष, आयरन मैन के नाम से किसे जानते हैं, तो इसको हम जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट का जो तंतु होता है वह किसका बना होता है, तांबा का, एल्यूमिनियम का, टंगस्टन का या लोहा का। जो किसका बना होता है, बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट का जो तंतु होता है वह किसका बना होता है। ऑप्शन नंबर ए के अंदर दे देगा है तांबा, ऑप्शन नंबर बी के अंदर देगा है एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर सी के अंदर देगा टंगस्टन, ऑप्शन डी के अंदर देगा है लोहा। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा वह होगा टंगस्टन, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। जो बिजली का जो बल्ब है, बिजली के जो बल्ब होते हैं उन बल्ब के अंदर जो फिलामेंट का जो तंतु बना होता है, किसका, जो फिलामेंट का जो तंतु होता है, ये तार होता है, उसके अंदर जो बिजली के तार होता है उसके अंदर एक पतला सा, जो इस प्रकार से क्या होता है, उसके अंदर एक तार, वह किस तंतु का बना होता है, तो वह फिर बना होता है टंगस्टन का, किसका, टंगस्टन का बना होता है। तो हमारा यहाँ पे सी, यहाँ पे इसका राइट आंसर रहा 13 का। अब देखते हैं अगला, गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है, राजस्थान का, गुजरात का, महाराष्ट्र का या पंजाब का। तो गरबा किस राज्य का क्या है लोक नृत्य, तो वह गुजरात का। जैसे कि आपको मालूम है दयाबेन जो जेठालाल के अंदर आप देखते हो वह करती है गरबा। तो गरबा वह कौन है, तो वो गुजराती लोग है, यानी कि वो गुजरात के लिए बहुत प्रसिद्ध है गरबा। तो वह गुजरात के लिए प्रसिद्ध है कौन, गरबा। राजस्थान के अंदर है घूमर, राजस्थान के अंदर कौन सा है, तो घूमर राजस्थान के अंदर है। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर क्या दे रखा है, इसरो का जो मुख्यालय है वह कहाँ स्थित है। इसरो का जो मुख्यालय वह कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में या फिर श्रीहरिकोटा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पे राइट आंसर होगा वह होगा सी, यानी कि बेंगलुरु के अंदर क्या है, बेंगलुरु के अंदर जो हमारा इसरो का जो मुख्यालय स्थित है वह कहाँ है, तो वह स्थित है बेंगलुरु, यहाँ लिख लेता हूँ बेंगलुरु। बेंगलुरु का जो मुख्यालय, यानी कि इसरो का जो मुख्यालय है वह कहाँ स्थित है, तो वह बेंगलुरु के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है, तो बेंगलुरु। नई दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। मुंबई को क्या कहा जाता है, मुंबई को फाइनेंशियल,
यानी कि जो वित्त के अनुसार देखा जाता है, आय सबसे ज़्यादा, यानी कि जो बैंक होते हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वो मुंबई के अंदर स्थित है। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर 16, इसके अंदर दे रखा है पानी का जो घनत्व है, डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम किस टेम्परेचर पर होता है। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ डेंसिटी मैक्सिमम हाउ टू टेम्परेचर वाटर कितनी होती है, 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या -4 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन नंबर हमारे 16 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो वह होता है 4 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर आप क्या लगा सकते हो, इसके अंदर 3 या 4 तरीके से भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। जैसे जैसे कि हम जानते हैं घनत्व है, घनत्व का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। अब इसमें इन तीनों के रिलेशनशिप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि घनत्व को बढ़ाया जाता है तो आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि आयतन घटेगा। द्रव्यमान में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो द्रव्यमान बढ़ेगा। अगर घनत्व को घटाया जाएगा तो आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आयतन बढ़ेगा। और द्रव्यमान में क्या, तो घटेगा। तो अगर इस प्रकार से भी पूछा जाता है, यानी कि अगर पूछ ले कि पानी का घनत्व है की जगह आयतन दे दे, वॉल्यूम दे दे, अधिकतम किस तापमान पर होगा, तो वो आप आपकी बार करोगे -4 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए मैंने इसको कहा कि यहाँ से 3-4 बार पूछा जा सकता है। तो हमारा बी यहाँ पे राइट आंसर था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 17। जलियांवाला बाग हत्याकांड है वह कब हुआ, 1917, 1919, 1920 या 1922। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा वह 1919। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वह कब हुआ, तो वह 1919 के अंदर हुआ, 1919 के अंदर। इसमें प्रॉपर जो डेट है वो आप लोग जो कमेंट आप पढ़ोगे वो कमेंट में बताओगे मेरे को इसका राइट आंसर, यानी कि इसकी जो पूरी डेट है वो कौन सी थी, किस डेट को। 1919 मैंने सन बता दी, आप डेट बता दो और उसका मंथ बता दो। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर क्या दे रखा है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, मॉनिटर को, कीबोर्ड को, सीपीयू को या माउस को। तो कंप्यूटर का जो दिमाग है वह किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं हम सीपीयू को। सीपीयू को क्या कहते हैं, सीपीयू को हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। किसे, सीपीयू को हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। इसी प्रकार इसकी जो फुल फॉर्म देख लो, इसकी जो मैंने फुल फॉर्म क्या बताई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की जो फुल फॉर्म है, सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म है। वो भी पूछी जा सकती है क्या, कंप्यूटर के बारे में। तो हमारा यहाँ पे मैंने जैसे कहा कि जीके जीएस यानी कि जो भी हो आपके एग्ज़ाम के लिए वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर, बस आप तो प्रैक्टिस करो। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यमुना, गोदावरी, गंगा या फिर ब्रह्मपुत्र। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि गंगा हमारे भारत की सबसे लंबी नदी है। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है, तो गंगा इसका हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। गंगा क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी और पवित्र नदी किसे कहते हैं, तो भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी तो वह गंगा है। अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है। क्या कारण है कि प्रेशर कुकर के अंदर खाना जल्दी बन जाता है, दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, या दाब कम होने से क्वथनांक घट जाता है, या फिर ऊष्मा का वितरण समान होता है, या इसमें से कुछ नहीं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 20 का आप क्या बताओगे, क्या कारण है कि प्रेशर कुकर के अंदर खाना जल्दी पक जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों पक जाता है, तो वह पक जाता है बॉइलिंग पॉइंट के कारण। दाब बढ़ने से पानी का जो क्वथनांक होता है वह क्या हो जाता है, वह बढ़ जाता है। क्या बढ़ने से, P बराबर F/A। इसके अंदर अगर प्रेशर बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा, तो इसके अंदर पानी का जो क्वथनांक है वह बढ़ जाता है, जिसके कारण प्रेशर कुकर के अंदर खाना जल्दी पक जाता है।
जिससे क्या एरिया कम हो जाता है और दाब बढ़ता है, दाब बढ़ता है तो एरिया कम होता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार अगला हमारा क्वेश्चन नंबर है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में हम क्या देखेंगे, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 21 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 21 का यहाँ पे राइट आंसर होगा जो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वह कौन करता है, तो वह राष्ट्रपति ही करता है। कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है किसकी, राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल उस राज्य का राज्यपाल नहीं हो सकता जिस राज्य से वह बिलोंग करता है, वह किसी दूसरे राज्य का राज्यपाल हो सकता है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, जो हमारे भारत के अंदर सत्यमेव जयते क्या है, हमारा जो क्या कहते हैं वो पवित्र लोकगीत या फिर गीत नहीं, मंत्र रामायण से लिया गया है, महाभारत से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से या फिर अर्थशास्त्र से। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा, तो अगर हमारे क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ पे राइट आंसर होगा वह होगा सी, यानी कि मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया, मुंडकोपनिषद से हमारा लिया गया क्या, सत्यमेव जयते शब्द, मुंडकोपनिषद सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसी प्रकार हमारा जो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है, बैरोमीटर, थर्मामीटर, लेक्टोमीटर या हाइड्रोमीटर। तो हम वायुमंडल को, जो वायुमंडलीय दाब है एटमॉस्फेयर, उसको किससे मापते हैं, तो हम मापते हैं उसको बैरोमीटर से। किसको, बैरोमीटर से हम क्या मापते हैं, तो वायुमंडलीय दाब मानते हैं। थर्मामीटर से आप क्या मापते हो, जैसे कि आप ज़्यादातर बच्चों को मालूम होगा कि क्या मापते हो, लेक्टोमीटर से तो हम दूध मापते हैं, और हाइड्रोमीटर से भी क्या मापते हो। अगर नहीं मालूम तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर देना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 में डिहाइड्रोमीटर किससे मापते हैं हम, जबकि इसका जो राइट आंसर तो होगा वो होगा बैरोमीटर, यानी बैरोमीटर से हम क्या मापते हैं, वायुमंडलीय दाब मापते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध है वह कब हुआ था, 1557 में, 1564 में, 1857 में या फिर 1947 में। तो प्लासी का जो युद्ध है वह कब हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बैटल ऑफ प्लासी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1757। 1757 में क्या किया गया, तो 1757 के अंदर प्लासी का युद्ध लड़ा गया। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, बुध है, शुक्र है, मंगल है या बृहस्पति है। तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो वह है शुक्र। तो कौन सा है, वह शुक्र ग्रह है, क्या है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र। जबकि यहाँ पे जो बृहस्पति है, बृहस्पति क्या है, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। मंगल क्या है, चलो आपको यही बता देता हूँ, जो मंगल, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति। मंगल क्या है, मंगल है क्या, मंगल है सौरमंडल का जो लाल ग्रह। लाल ग्रह किसी का जानते हैं, तो हम मंगल को जानते हैं। और बुध को क्या कहते हैं, इसके बारे में आप सोच के कमेंट बॉक्स में बताओ, जिससे कि आपको भी याद रहे। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 26, मानव का जो रक्त है उसका जो पीएच मान है वो कितना होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 6.4, 7.4, 8.4 या 5.4। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो हमारी क्वेश्चन नंबर 26 का यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा क्या, तो इसको आप राइट आंसर बताओ क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि 7.4 का होगा। 7.4 इसका हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। 7.4 क्या है, मानव का पीएच मान जो क्या होता है, हल्का क्षारीय होता है। किस प्रकार का, हल्का क्षारीय होता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दे रखा है, विंग्स ऑफ फायर। जो विंग्स ऑफ फायर की पुस्तक के जो लेखक है वह कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी जी, एपीजे अब्दुल कलाम, विक्रम सेठ या चेतन भगत सिंह, या फिर चेतन भगत मान लो। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 27 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, आप इसका राइट आंसर क्या बताओगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर
27 के अंदर इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, विंग्स ऑफ फायर। पुस्तक के जो लेखक है वह कौन है, तो इसके जो राइटर है विंग्स ऑफ फायर के, वो राइटर कौन है, तो वह एपीजे अब्दुल कलाम है। विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर के बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो एक बार हम यहाँ से इसको बी यहाँ पे राइट क्लिक कर देते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है क्या है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है, भारत का जो नेपोलियन है वह किसे कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को, या फिर समुद्रगुप्त को, या अशोक को, या हर्षवर्धन को। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो जो क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन है वह किसे कहा जाता है, तो वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, यानी कि 20 का राइट आंसर होगा। हम समुद्रगुप्त को क्या कह सकते हैं या क्या कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को ही भारत का क्या नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का जो नेपोलियन है वह समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 यानी कि 29, डायमंड यानी हीरा किसका अपरूप है। जैसा कि ये आपने 10वीं के अंदर क्लास 10th के अंदर पढ़ रखा है कि हीरा किसका अपरूप है, सोना का, चांदी का, कार्बन का, या लोहा का। तो हीरा किसका अपरूप है, हीरा है कार्बन का। कार्बन यानी कि सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। और कार्बन का जो प्रतीक भी सी ही होता है। लोहा, जैसे चांदी क्या है, सबसे ज्यादा सुचालक पदार्थ होता है, जिसके अंदर क्या करंट अच्छी तरह से ज़्यादा फ्लो करता है और यह घातक भी हो सकता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 का यहाँ पे हम ठोकेंगे राइट आंसर सी। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर क्या देखेंगे, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। जो अगर आप सोचते होंगे कि आपको लोकसभा बनना है तो कितनी आयु होनी चाहिए, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वह होनी चाहिए कितनी, 25 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष, या 35 वर्ष। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तो वह 25 वर्ष हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्या होगा, तो बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर ठोक दिया, यानी कि 25 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। 30 वर्ष किसके चाहिए, तो 30 वर्ष आपको चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी चाहिए, तो वह 30 वर्ष। और 35 वर्ष किसके लिए चाहिए, तो आप ये कहाँ बताओगे, कमेंट बॉक्स में बताओगे। पहले जो वोट देने का अधिकार है वह उसके अंदर जो एज थी वह 21 वर्ष थी, फिर बाद में उसको घटाकर कितना 18 वर्ष कर दिया। 18 वर्ष के क्या देख सकते हैं, तो वह वोट दे सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 का हमने यहाँ पे राइट आंसर क्या बताया, तो 20 का राइट आंसर होगा, यानी कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वह 25 वर्ष होनी चाहिए। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 31, लेंस की जो शक्ति है, पावर ऑफ लेंस का जो मात्रक है वह क्या है, वॉट है, डायोप्टर है, जूल है, या ल्यूमेन है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, लेंस की जो पावर होती है P बराबर 1/f, इसका जो राइट आंसर होता है, सूत्र होता है, सॉरी, इसका जो मात्रक होता है वह क्या होता है, वह डायोप्टर होता है। बी इसका राइट आंसर होगा। और वोट किसका है, जूल किसका है, जूल होता है ऊर्जा का मात्रक, इसका ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। वोट विभव का मात्रक, शक्ति का मात्रक, वोट पर सेकंड भी बोल सकते हो। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 31 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तब वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डायोप्टर। डायोप्टर क्या होता है, लेंस की शक्ति का मात्रक। लेंस की शक्ति का जो मात्रक है वह कौन सा है, तो डायोप्टर। जूल किसका है, तो जूल है किसका, तो जूल कार्य का मान सकते हो, ऊर्जा का मान सकते हो।
इसी प्रकार अगला हमारा क्वेश्चन है कि जो चिल्का झील है, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर क्या दे रखा है, जो चिल्का झील है वह किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में, केरल में, ओडिशा में या फिर आंध्र प्रदेश के अंदर। जो चिल्का झील है वह किस राज्य में स्थित है, तो चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, तो वह है किसमें, तो चिल्का झील है हमारे उड़ीसा के अंदर। तो हमारा सी यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा, सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, यानी कि उड़ीसा के अंदर क्या स्थित है, तो चिल्का झील स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक अदिश राशि है, वेग, बल, संवेग या चाल। तो क्वेश्चन नंबर 33, स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, व्हाट इज द स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी है वह है कौन सी, तो वह होगी चाल। चाल क्या है, इसकी स्पीड, स्पीड क्या है डी, डी इसका क्या है राइट आंसर, यानी कि ये अदिश राशि है। जबकि वेग सदिश है, बल सदिश है, संवेग भी सदिश राशियां है। ये तीनों सदिश राशि है, जबकि डी यहाँ पे अदिश राशि है। हम ठोकेंगे यहाँ पे इसको राइट आंसर। इसी प्रकार अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 34, आरबीआई का यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1935 में, 1947, 1949 या 1950 के अंदर। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 34 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर क्या होगा, जो आरबीआई जो रिजर्व है, भारतीय रिजर्व बैंक है, उसका जो राष्ट्रीयकरण है वह तो हुआ कब, तो वह हमारे देश जब आज़ाद हुआ, जैसे कि 1950 को, नहीं 1947 को देश आज़ाद हुआ, उसके 2 साल पश्चात हमारे को जो राष्ट्रीय भारतीय रिजर्व बैंक राष्ट्रीयकरण किया गया, किसका, भारतीय आरबीआई का, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का क्या किया गया, तो राष्ट्रीयकरण किया गया। कमेंट बॉक्स में बताओगे कि जो आरबीआई की जो स्थापना है वह कब की गई, कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में। इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछूंगा मैं, क्योंकि उससे आपको भी याद हो जाएगा और मेरे को भी पता चलेगा। फिर अगली क्लास में मैं उन लोगों के कमेंट भी पढ़ूंगा जो कमेंट में बताएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दे रखा है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, होमी बाबा जहांगीर को, विक्रम सोराभाई को, एपीजे अब्दुल कलाम को या सीवी रमन को। तो किसको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम जी को क्या जाना जाता है, तो एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का मिसाइल मैन। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है, यह हमारा क्वेश्चन नंबर है 36। हमारा क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, दूध की जो शुद्धता है, क्लियरिटी हम दूध में किस यंत्र से मापते हैं, हाइड्रोमीटर से, लैक्टोमीटर से, बैरोमीटर से या फिर थर्मामीटर से। तो क्वेश्चन नंबर 36 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो जैसे कि मैं इस क्लास में जब शुरुआत कराई थी तो उस इसी क्लास के अंदर हमारे क्वेश्चन आया था वायुमंडलीय दाब के बारे में, तब मैंने बताया लैक्टोमीटर से हम क्या नापते हैं, तो हम दूध की शुद्धता क्या मापते हैं, तो दूध की जो शुद्धता है वह मापते हैं लैक्टोमीटर से। इसके अंदर कौन सा, इसको याद आप ऐसे कर सकते हो, दूध के अंदर पाया जाने वाला जीवाणु वह लैक्टिक अम्ल होता है या फिर लैक्टिक होता है। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, कब शुरू हुआ असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब शुरू हुआ, हाउ स्टार्ट द
असहयोग आंदोलन, नॉन कॉम्प्रेशन मूवमेंट 1919 में, 1920 में, 1922 में या 1942 में। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वह कब शुरू किया गया? तो असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया, कब शुरू हुआ? तो वह 1920 के अंदर। 1919 के अंदर तो क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में। जबकि हमारा यहाँ पे राइट आंसर बी होगा, यानी कि 1920 में फिर क्या कर दिया? असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया 1920 के अंदर। हमारा यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन है। इसके अंदर कुल मिलाकर 15 क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमारे अब 10-12 क्वेश्चन और रखे हैं। जल्दी से हम देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। तो इस क्वेश्चन का आपको मालूम है, सी इसका राइट आंसर होगा। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो वह 7वां है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 39 यानी कि 39। आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का? जैसे ऑक्सीजन का जो प्रतीक है वह O2 है, हाइड्रोजन का H2 है, नाइट्रोजन का N2 है, इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड का भी दे रखा है CO2। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 39 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? अगर आग बुझाने के लिए, यानी कि अगर आग लग जाती है तो हम वहाँ पे किस गैस का प्रयोग कर सकते हैं? तो वहाँ पे हम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका? तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करके आग को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं, बुझा सकते हैं। तो डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्या होगा? तो डी इसका होगा राइट आंसर। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर क्या दे रखा है? भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश जैसे सीजीआई की नियुक्ति है वह कौन करता है? जो सीजीआई की जो नियुक्ति है वह कौन करता है? प्रधानमंत्री, कानून मंत्री, राष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? जो भारत के जो मुख्यमंत्री यानी कि मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी जो नियुक्ति कौन करता है? तो वो भी करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या होता है? यह तीनों सेनाओं का हेड होता है, आर्मी का, एयरफोर्स का और नेवी का। यह तीनों सेनाओं का हेड भी होता है। यह राज्यपाल की नियुक्ति भी करता है, यह प्रधानमंत्री की भी करता है, यह मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति करता है। सभी शक्ति, सभी पावर यानी कि जितनी भी जो पावर होती है वह किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर है 41। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने, राजा राममोहन राय ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो क्वेश्चन नंबर 41 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि सरस्वती, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की जो स्थापना करने वाले महान आदमी थे वो कौन थे? तो वह दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती थे। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर है 42। प्रोटॉन, जो प्रोटॉन होता है उसकी खोज किसने की थी? थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, चैडविक ने या डाल्टन ने? जो प्रोटॉन की खोज करता है वह कौन है? तो प्रोटॉन के जो खोज करता है वह है जेम्स रदरफोर्ड है। कौन है? तो वह रदरफोर्ड, यानी कि 20 का राइट आंसर होगा। रदरफोर्ड ने क्या किया? रदरफोर्ड ने ही प्रोटॉन की खोज की। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की भी पूछ सकता है, न्यूट्रॉन की भी पूछ सकता है, प्रोटॉन की भी पूछ सकता है। न्यूट्रॉन पर हमेशा माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर हमेशा प्लस चार्ज होता है। प्रोटॉन पर, इलेक्ट्रॉन पर, सॉरी न्यूट्रॉन पर नहीं, इलेक्ट्रॉन पर हमेशा माइनस चार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन के खोज करता है वह कौन है, और प्रोटॉन के कौन है,
और जो न्यूट्रॉन की खोज करता है वह कौन है? तो प्रोटॉन के जो खोज करता है वह तो है रदरफोर्ड। कौन है? रदरफोर्ड। थॉमसन किसके हैं? तो थॉमसन इलेक्ट्रॉन के। थॉमसन किसके हैं? तो थॉमसन इलेक्ट्रॉन के। प्रोटॉन के आ गया, इलेक्ट्रॉन के आ गया, अब बच्चा है न्यूट्रॉन। अब जो कुछ भी बच्चा है वह है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन है जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। प्रोटॉन की खोज की रदरफोर्ड ने। थॉमसन ने की इलेक्ट्रॉन की खोज। और डाल्टन ने मजा किया। क्या किया? डाल्टन ने मजा किया। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 के अंदर क्या दे रखा है रे लाले? तो क्वेश्चन नंबर 43 में देख रखा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 11 जुलाई, 22 अप्रैल या 1 दिसंबर? तो भाई जब तक मुझे को मालूम है 1 दिसंबर को तो हम मनाते हैं एड्स दिवस, एड्स डे। एड्स डे या एड्स दिवस जो मनाया जाता है 1 दिसंबर को। अब इसका जो राइट आंसर होगा वह पर्यावरण दिवस तो मनाया जाता है 5 जून को। अब बच्चा 11 जुलाई और 22 अप्रैल। तो इसका आप राइट आंसर यानी कि कब मनाया जाता है ये आप बताओगे हमें कमेंट बॉक्स में। तो हमारा यहाँ पे ठोक देते हैं हम राइट आंसर 5 जून। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर है 44। जो सूर्य कोणार्क का मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सूर्य का जो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो किस में है? मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, कर्नाटक में या फिर तमिलनाडु के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 44 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो 20 का राइट आंसर होगा, यानी कि उड़ीसा के अंदर क्या है? उड़ीसा के अंदर ही सूर्य का कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है 45। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दे रखा है कि सिरका नामक यानी कि जो सिरका होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या टार्टिक अम्ल? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 45 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? तो किसके अंदर, सिरका के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका, सिरका के नाम से जैसे एसिटिक बुलाना चाहता है, जैसे एसिटिक यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सी। इसका राइट आंसर एसिटिक अम्ल किसके अंदर? सिरका में पाया जाता है। कौन सा? तो वह एसिटिक अम्ल है। जैसे कि आप याद करो सी से सिरका और सी से सिटिक अम्ल यानी एसिटिक अम्ल है। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है 46। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, असम या सिक्किम में? तो भारत के अंदर जो सूर्य है वह सबसे पहले निकलता है वह अरुणाचल प्रदेश। कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को हम और क्वेश्चन की तरह ले सकते हैं, जैसे कि उत्तर पूर्व के अंदर सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार जो राज्य है वह कौन सा हो सकता है? तो वह हो सकता है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? तो अरुणाचल प्रदेश। और सेकंड नंबर पर मान सकते हैं हम असम को। तो क्वेश्चन नंबर 46 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा वह बी होगा, यानी कि जो सूर्य है वह सबसे पहले कहाँ निकलता है? भारत में, तो अरुणाचल प्रदेश। और विश्व में देखें किसमें? तो विश्व में देखें तो विश्व में जो सबसे पहले सूर्य है, विश्व के अंदर जो सबसे पहले जो सूर्य है वह निकलता है जापान में। कहाँ? उगते सूरज का जो देश है वह किसे कहा जाता है? तो वह सूर्य यानी कि जापान को कहा जाता है उगते सूरज का देश। इंसुलिन नामक जो बीमारी होती है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? यानी इंसुलिन एक प्रकार की दवा है, एक किस बीमारी में हमारे काम आती है? जैसे कि कैंसर में, मधुमेह में, टीबी में या फिर
एनीमिया में। तो इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 47। तो 47 का यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि मधुमेह नामक रोग के अंदर क्या काम में आती है? तो इंसुलिन। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो वह मधुमेह नामक रोग के अंदर होता है। हम ठोकेंगे यहाँ पे हमारा बी राइट आंसर। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन 48, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? सतलुज पर, रावी पर, व्यास पर या झेलम नदी पर? तो जो भाखड़ा नांगल बांध है वह किस नदी पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या ठोकेंगे? तो इसका हम राइट आंसर बताएंगे सतलुज नदी पर। सतलुज नदी पर क्या है? सतलुज नदी पर ही भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। कहाँ पे? सतलुज नदी, ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार अगला हमारा क्वेश्चन है जो कहाँ स्थित है ये भाखड़ा नांगल? ये पंजाब और हिमाचल सीमा के मध्य। इसी प्रकार वायुसेना दिवस है वह कब मनाया जाता है? हमारा क्वेश्चन नंबर 49, एक नंबर क्वेश्चन आया है, वायुसेना एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 4 दिसंबर, 8 अक्टूबर, 26 जनवरी। तो हम जो भारतीय सेना दिवस है, वायुसेना दिवस है, वह कब मनाए जाते हैं? तो हम 8 अक्टूबर को क्या बनाए जाते हैं? 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया था। तब बाद के अंदर हम इसको 8 अक्टूबर 1900 यानी कि 8 अक्टूबर को मनाने लगे क्या? भारतीय वायुसेना दिवस। यानी कि क्वेश्चन नंबर 49 का हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। 15 जनवरी को कौन सा डे मनाते हैं? तो हम 15 जनवरी को मनाते हैं आर्मी डे। आर्मी डे कब मनाते हैं? 15 जनवरी को। और जो नेवी डे है वह 4 दिसंबर को। और 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? तो गणतंत्र दिवस। जो गणतंत्र दिवस है वह हम 26 जनवरी को मनाते हैं। तो हमारे यहाँ पे 8 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? तो वायुसेना दिवस मनाए जाते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, तो हमारा आज का और अगला लास्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन या कोई भी नहीं? जैसे कि हमने पहले इसके अंदर बताया है कि इसके खोजकर्ता प्लस उस पर पाए जाने वाला आवेश। ऐसे मैंने 2 या 3 क्वेश्चन के पहले बता दिया कि कौन सा आवेश पाया जाता है किस पर? इलेक्ट्रॉन पर। तो इलेक्ट्रॉन होता है कुछ इस प्रकार का, इस पर पाया जाता है ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव चार्ज। ऋणात्मक पाया जाता है प्रोटॉन पर, पाया जाता है धनात्मक। उदासीन रहता है न्यूट्रॉन। कौन रहता है? न्यूट्रॉन उदासीन रहता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक पाया जाता है और धनात्मक पाया जाता है प्रोटॉन पर। तो आज हमारा लास्ट क्वेश्चन रहा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर बी रहा। तो हमने आज हमारे क्वेश्चन नंबर 50 तक कंप्लीटली इस क्लास के अंदर देखा है। तो क्लास कैसी लगी? पूरी क्लास देखने के बाद हमें बताना क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना मत भूलना, क्योंकि वो भी आपकी तरह ऐसे ही जीके जीएस मिक्स क्लास लेने चाहते हैं और लेंगे। आप उन्हें शेयर कर दो जिससे कि वो भी इस क्लास को फ्री ऑफ कॉस्टली ले। हमें अपने किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना, अपना रिव्यू देना, क्लास कैसी लगी यह भी हमें बताना। अच्छी लगी तो लाइक शेयर भी करना और सिर्फ हमें कुछ ना कुछ तो बताते जाओ कमेंट बॉक्स में कि क्लास ठीक है, ठीक नहीं है, या इसमें क्या गड़बड़ी है, या क्वेश्चन ठीक नहीं आ रहे हैं। अभी तक हमारे भाई लोग आप कमेंट बॉक्स में जो हमारे को राइट क्या नहीं देते, अपना रिव्यू भी नहीं दे रहे हो। ज़्यादातर लोग सिर्फ क्लास को देख के चले जाते हैं लेकिन लाइक भी नहीं करते हैं। तो हमारी कहना यही है कि हमने आज इस क्लास के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल लिंक लगा दिया है, वहाँ पे उससे जुड़ जाओ और फिर वहाँ पे आपको पूरी पीडीएफ क्लासेस और ये जो क्लास यूट्यूब पर अपलोड हो रही है उनकी जो पीडीएफ है वह मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगा आपके लिए। वो भी बहुत ही अच्छी और कंफर्टेबल रहेगी। वहाँ से पीडीएफ में से रिवीजन कर लेना
और यहाँ पे क्लासें ले लो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्टली। पीडीएफ आपको फ्री मिलेगी, कोई पैसा प्राइस नहीं। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं जीके जीएस की एमसीक्यू प्रैक्टिस क्लासेस, जो हमारी आज की 5 रही है। इसी प्रकार हम कल आएंगे क्लास नंबर 6, जिसके अंदर हम 50 ही क्वेश्चन रखेंगे। हम 2 फरवरी के अंदर, सिर्फ फरवरी में और मार्च में आपके एग्ज़ाम आना शुरू हो जाएंगे। फिर एग्ज़ाम के ओरिएंटेड हम क्लास को लेके सेट करेंगे। पहले हम कम्प्लीटली जितने भी हमारे जीके जीएस के क्वेश्चन बनते हैं हम कंप्लीट करा देंगे इस क्लासों के अंदर। सिर्फ आपको रिवीजन लगाना है, क्वेश्चन को स्पीड में देखना है और क्लास जल्दी जल्दी देख के कंप्लीट कर लो, या जिसको स्लो देखना है वो स्लो भी देख सकता है। और हमें अपना रिव्यू भी देना कि क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास को हम रखते हैं यहीं तक।